नमस्कार, मैं अनुज कुमार। अपनी माटी के इस अंक में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम अपनी माटी में सेब को कैंकर से बचाने का मंत्र सीखेंगे। इसके अलावा बारिश से हुए नुकसान और मिश्रित खेती पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हिमाचल में सेब का कारोबार 5,000 करोड़ रुपए का है। यह प्रदेश के लिए बेहद अहम फसल है। सेब में अक्सर कैंकर रोग लग जाता है। आखिर कैसे सेब को कैंकर से बचाया जा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश के 4.5 लाख बागवानों को कैंकर रोग किसी न किसी तरह जरूर तंग करता है। आखिर कैंकर से सेब को कैसे बचाया जा सकता है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपनी माटी टीम ने नौणी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। आइए जानते हैं वैज्ञानिक कैंकर को मिटाने के लिए क्या मंत्र दे रहे हैं। अधिकतर प्रदेश के भागों में सेब का तुड़ान हो चुका है और कुछ भागों में सेब का तुड़ान, जैसे हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पे चल रहा है। तो लेकिन सेब की तुड़ाई के बाद भी बहुत से ऐसे रोग संबंधी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो हमें बागीचों में करने हैं। आज हम इसी विषय पे आपको एक सेब में जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है वो है कैंकर रोग। इस वर्ष जैसे आप जानते हैं कि आपने जो विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी से सफलतापूर्वक जो है आपने जो स्कैब रोग का निदान बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा स्प्रेस ड्यूल हम हिमाचल सरकार और बागवानी विभाग और वैज्ञानिक इकट्ठा मिलकर बनाते हैं, तो अधिकतर क्षेत्रों से मैं हमारे जो पादप रोग विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक हैं वो भी उन दिनों में बागीचों में प्रदेश के विभिन्न भागों में गए हैं। तो ये रहा है कि जिन लोगों ने जो स्प्रेस ड्यूल को पूरी तरह से फॉलो किया है, उनके स्कैब का वहां पे पूरी तरह से नियंत्रण हुआ है। तो आज स्कैब के साथ ये जो कैंकर रोग है ये भी एक महत्वपूर्ण रोग है। और कैंकर रोग ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो बाकी रोग हैं, कुछ रोगों में जैसे स्कैब रोग है, जो मार्सोनिना का असामयिक पतझड़ की जो रोग है, उसमें जो फफूंद है वो पेड़ से कुछ समय के लिए अलग हो जाती है। लेकिन कैंकर रोग है या हमारे जो कॉलर रॉट है, रूट रॉट है, ये कुछ ऐसे रोग हैं जहाँ पे जो फफूंद है वो सदैव पेड़ के साथ जुड़ी हुई रहती है। और कैंकर रोग भी ऐसा ही है कि इसमें जो फफूंद है वो पेड़ के टहनियों और तने में वो जुड़ी हुई रहती है। इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें जब पेड़ों का जो तुड़ान उसमें से हो गया है, तो हमें हर एक पेड़ को गौर से देखना है कि उसमें कैंकर का कहीं कोई लक्षण तो नहीं है। तो कैंकर सामान्यतः जो जब छाल मर जाती है और छाल टहनियों पे या जो सेब के तने हैं उस पे धंसे हुए अंदर की तरफ को एक मोटी परत जो है उसकी छाल की मरे हुए भाग की पैदा हो जाती है। तो उसमें फिर वो एक जो कैंकर के सामान्यतः जो मोटे मोटे तरह से वो लक्षण होते हैं। और उसके अलावा फिर कैंकर जो है कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे हमारे किसान भाई देखेंगे कि अब ये पेपरी बार्क कैंकर है। पेपरी जैसे हम कहते हैं कागज की तरह वो छाल जो है ऊपर को उखड़ जाती है, उस तरह का ये कैंकर होता है। तो ये भी एक जो बहुत सारे जो कैंकर होते हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण कैंकर है। उसके बाद जो है हमारे पास एक तने का भूरा, जिसको हम स्टेम ब्राउन कैंकर कहते हैं, वो भी एक कैंकर है। वो अलग फफूंद द्वारा होता है। एक स्मोकी ब्लाइट कैंकर होता है, जैसे आप देख रहे हैं जैसे धुएं का रंग होता है उस तरह से ये छाल हो जाती है। और एक आप ये देख रहे होंगे ये काला जो स्टेम है उस तरह का ये कैंकर होता है। उसके अतिरिक्त जो है एक यूरोपियन कैंकर होता है, एक
नेल हेड कैंकर होता है, जैसे उनके सिरों की तरह जो वो कैंकर जो है स्टेम्स के ऊपर, उसके ऊपर, तने के ऊपर बन जाते हैं। और एक अभी हाल के दिनों में हमें एक रोंदू कैंकर जिसको हम कहते हैं, रोंदू जैसे छाल के ऊपर इस तरह से अंदर से रस निकलता है नीचे की तरफ को बहता हुआ, तो ऐसे लगता है जैसे आंखों से आंसू टपक रहे हो, उस तरह से वो वाला कैंकर भी हमें कुछ भागों को देखने में मिलता है। तो कैंकर जो है वो पहले एक टहनी के ऊपर आएगा, फिर उस टहनी को सुखा देगा, फिर उस टहनी से अगर हम उसको गौर नहीं करते हैं, नियंत्रण उसका नहीं करते हैं, तो उसके बाद वो दूसरी टहनियों में फैल जाता है और धीरे धीरे जो है पूरा पेड़ जो है वो कुछ समय में जो 2-3 वर्षों में, या कई बार अगर जो रोग की तीव्रता अधिक हो तो कई बार बहुत जल्दी भी पेड़ जो है पूरा सूख जाता है। और जो कैंकर हैं विभिन्न प्रकार के, इनके लक्षण तने और जो टहनियां हैं उनके साथ साथ पत्तों पे भी देखने को मिलते हैं। पत्तों के में अलग अलग तरह के धब्बे, जैसे एक कैंकर में जिसको हम फ्रॉग आई स्पॉट कहते हैं, जैसे मेंढक की आंख होती है उस तरह के गोल धब्बे बन जाते हैं। उसके बाद कैंकर के जो लक्षण है वो फलों के ऊपर भी नजर आते हैं। अब तो हमें ये भी मान के चलना है कि कैंकर के लक्षण जो है वो तने और टहनियों पर ही नहीं होते हैं, पत्तों पे और फलों पे भी होते हैं। इसका महत्व ये है कि जब वो पत्तों पे और फलों पे होंगे तो वो अगर बागीचे पे नीचे गिरे होंगे तो वो रोग को फैलाने में उन पत्तों का, जो रोगग्रस्त हैं कैंकर से और जो रोगग्रस्त फल हैं, उनका भी महत्वपूर्ण जो है वो रोल होने वाला है। तो ये भी हमें वो देखना है। अब जहन में ये बात आती है कि कैंकर होते क्यों होंगे। तो एक तो जो पेड़ों में जो हम प्रूनिंग ट्रेनिंग करते हैं, या पेड़ों में जो टहनियाँ अनवांटेड होती हैं उनको हम काटते हैं, तो उनके पेड़ों में जो प्रूनिंग ट्रेनिंग की गलत विधि और तरीके अपनाने से एक कारण तो ये इसका हो जाता है। और दूसरा जो हाल के कुछ दशकों में जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ये भी एक इसका कारण रहता है। दूसरे अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 महीनों से जो वर्षा जो है वो नहीं हो रही है, तो उसमें अभी हमने सितंबर माह में और अक्टूबर माह में ये देखने को मिल रहा है कि दिन और रात के तापमान के में अंतर बहुत होता है। तो जितना अंतर अगर ज्यादा रहेगा, रात को तापमान कम हो जाता है, दिन में काफी ज्यादा हो जाता है, उससे जो है जो पेड़ों की छाल है उसको नुकसान पहुंच जाता है। और कई बार पेड़ों की छाल में बहुत छोटी छोटी या इस तरह की दरारें पड़ जाती हैं, तो वो एक जो कैंकर की फफूंद होती है उसको अंदर जाने में वो उससे मदद मिलती है। तो ये भी एक कारण होता है। और दूसरे इसके अलावा जो अतिरिक्त है, जो हमारे पेड़ों पे जो नाशी कीट होते हैं उनकी वजह से, उनके आक्रमण से जो पेड़ों के टहनियों और तनों पे जो नुकसान हो जाता है, जो घाव पैदा करते हैं, वो भी एक उसका ये होता है। और एक जो जनरल जिसको हम बहुत सामान्य कारण एक बहुत कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो खादों का अगर हम उपयुक्त मात्रा में उपयोग नहीं कर रहे हैं, बगीचे में जो सिंचाई है उसकी उचित जो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ये भी एक जो और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं कि ये भी उसमें कैंकर के जो तीव्रता उसके होने में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये कारण जो है ये रहते हैं। किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जैसे पेड़ों से इसकी तुड़ाई हो जाती है तो हमें हर एक पेड़ को गौर से देखना है। वैसे हमारे जो किसान भाई ऐसे अधिकतर बागीचों में तो हमें ये देखने को मिलता है कि बागीचे में बागवान को हर पेड़ की पहचान होती है और उसको पता होता है कि इस पेड़ में कोई हमें दिक्कत बीमारी की या कीट की या दूसरी कोई दिक्कत है।
तो हमें उसको पेड़ को चिन्हित करना है कि इस पेड़ में कैंकर की समस्या है। और जब हमें ये कैंकर की समस्या का पता चल जाता है तो फिर हमें उसको गौर से देखना है कि कौन सी टहनी पे है, तने पे है। और फिर जैसे हम इसके जो समाधान की बात करेंगे तो उसमें अब सारी चीजें हम आंखों से देख नहीं सकते। अगर फिर भी कोई कैंकर के लक्षण जो है पेड़ की किसी टहनी पे फिर भी रह जाते हैं, उसका भी फिर हम किसानों को समाधान जो है उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हमें जैसे ही पेड़ में कैंकर के, जो भी मैंने कैंकर बताया उसमें 5-6 तरह के कैंकर हैं जो प्रदेश के अंदर अलग अलग उसमें देखने को मिलते हैं। और जो भी कैंकर के उनको लगता है कि ये छाल के ऊपर असामान्य सा है, छाल जो वास्तविक रूप से होनी चाहिए उस तरह नहीं है, उसका भाग धंसा हुआ है और जहाँ पे छाल मर गई है, छाल का वो भाग मर गया है, तो उसको हमें उसमें उपचार जो है वो करना है। एक तो हमें इसमें चौबटिया पेस्ट, एक कॉपर कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड या 800 ग्राम लेने हैं और उसमें 1 लीटर अलसी के तेल में इसको मिला लेना है। और फिर किसी भी ब्रश के माध्यम से हम या कोई लकड़ी का डंडा लेके आगे तो उस पर कोई कपड़ा बांध के, पर जो ब्रश है अगर वो होगा तो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से जहां हमने बनाया है जो भी प्रभावित भाग है उसको हल्का सा, जहां कैंकर का भाग है उसको हल्का सा खुरच लेना है। और खुरचना इस तरह से है कि वो जो सूखा हुआ और मरा हुआ पेड़ की छाल का भाग है वो निकल जाए और जो स्वस्थ भाग है पेड़ तने की छाल का वो ज्यादा उससे नुकसान न पहुंचे खुरचने से, ये हमें ख्याल रखना है। और वो जो सूखा भाग है उसको निकाल दें और उसके बाद जो चौबटिया पेस्ट है इसको लगाएं, या जो बोर्डो पेंट है जिसमें के नीला थोथा और बुझा हुआ चूना और उसमें 1 भाग नीला थोथा, 2 भाग बुझा हुआ चूना और उसमें 3 भाग जो है वो अलसी का तेल, 1, 2, 3 भाग में वो हम बोर्डो पेंट बना सकते हैं। तो इनमें से या चौबटिया पेस्ट या बोर्डो पेंट बना के हम वो जो प्रभावित भाग हैं कैंकर वाले उसके ऊपर हमें उसको लगा देना है। और हमें ये भी ख्याल रखना है कि अगर हम पेड़ से कोई बड़ी टहनी काट रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक जरिया हो सकता है फफूंद को अंदर जाने का। तो उस कटे हुए भाग के ऊपर भी हमें ये जो चौबटिया पेस्ट या जो बोर्डो पेंट है वो उसका जो है ऊपर लेप कर देना है ब्रश के साथ जो है। और एक हमें जैसे फलों की तुड़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवाई होती है इसका हमें 300 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल बना के इसका पेड़ों के ऊपर छिड़काव करना है। और दूसरा छिड़काव हमें जब प्रूनिंग ट्रेनिंग जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है पेड़ों में तो उसके बाद भी एक हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव जो 300 ग्राम का 100 लीटर पानी में हमें छिड़काव करना है। प्रूनिंग ट्रेनिंग के बाद हम इसलिए छिड़काव कर देते हैं कि क्योंकि हमने प्रूनिंग ट्रेनिंग टहनियों को अलग अलग जगह से काटा होता है तो वो काफी सारा जो वो भाग है, वो जो कटे हुए हिस्से होते हैं वहां से भी फफूंद को अंदर जाने का अंदेशा रहता है। तो इसलिए जब हम छिड़काव कर देंगे तो वो आशंका खत्म हो जाती है कि मॉनसून से पहले मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इससे किसानों और बागवानों को भारी नुकसान हो रहा है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में खूब कहर बरप रहा है। ये तस्वीरें मंडी जिला के तहत ज्यूणी घाटी की हैं। इस घाटी में ओलों संग बारिश ने खूब कहर बरपाया है। प्रदेश के तकरीबन सभी ऊंचाई वाले इलाकों में नुकसान का यही आलम है। गोहर एरिया के तहत आने वाले इस इलाके के किसानों ने बताया कि भयंकर ओलावृष्टि ने किसानों व बागवानों की फसलें तबाह कर दी हैं, जिससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। लोट पंचायत के बाढ़ पंच नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि चतरौहन, मुरहाला तथा सराज के धनशाल, करसोली, भेंद, धरवार इलाकों में हुई ओलावृष्टि ने प्लम, खुमानी के अलावा गोभी को भी खूब नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल प्रदेश के ऐसे इलाकों के किसानों ने प्रदेश सरकार से मुआवजा प्रदान करने की गुहार लगाई है। क्या आप जानते हैं मोहनजोदड़ो में गेहूं, चना, जौ की खेती एक साथ की जाती थी, यानी मिश्रित खेती। इस खेती से थोड़ी जमीन पर ज्यादा पैदावार होती है। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
कुल्लू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में अनूठा प्रयोग हो रहा है। यहाँ मिश्रित खेती की जा रही है, यानी एक साथ कई फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। बजौरा का ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए नई कृषि तकनीकों को इजाद दे रहा है। केवीके ने इसके लिए एकीकृत कृषि फार्म स्थापित किया है। इस फार्म में फसलों को मिश्रित आधार पर लगाया जाता है और इसके आधार पर किसानों को इस खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। फार्म में सेब सहित अन्य फलदार फसलों जैसे कीवी, प्लम आदि को भी लगाया गया है। अगर हिमाचल इस दिशा में आगे बढ़ता है तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा। आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा की गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा अपने जिला कुल्लू के किसान भाइयों को जानकारी देना चाहूँगा। आज हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा के फार्म में खड़े हैं और ये जो हमारा फार्म है ये हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे भी लगे हुए, जैसे सेब के पौधे लगे हैं, जापानी के लगे हैं, प्लम के लगे हैं और इसके बीच में हम जो खाली स्ट्रिप है उसका उपयोग दूसरी फसलों को, जो खरीफ सीजन की फसल है उसमें उपयोग कर रहे हैं, ताकि हमें फल फ्रूट से भी आमदनी मिले और जो हमारी दूसरी फसलें लगेंगी, जैसे आज हमने सोयाबीन की बिजाई का कार्यक्रम शुरू किया। तो ये सोयाबीन बहुत ही अच्छी फसल है, ये लेग्यूमिनस क्रॉप है और इस फसल को लगाने से ज़मीन की हमारी जो शक्ति है, ज़मीन की जो सॉइल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि इनकी जड़ों में गांठें होती हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन भूमि में फिक्स करते हैं। तो जहाँ तक ये सोयाबीन की वैरायटी का, हम बहुत ही हमारी यूनिवर्सिटी की उत्तम किस्म की वैरायटी है, पालम सोया है, ये देख सकते हैं आप। इसका बीज पीले रंग का होता है। तो इसमें हमारी 3 वैरायटी हैं हमारे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित। तो ये पालम सोया है, इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसकी दानों की पैदावार की हम बात करें तो 1 हेक्टेयर में लगभग 18 से 20 कुंटल इसकी पैदावार होती है, यानी 1 बीघे में लगभग 1.25 से 1.5 कुंटल। तो बहुत ज़्यादा पैदावार, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है, तो प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और आजकल तो जैसे कोरोना काल है, कोरोना काल में तो जितनी हमारे जो किसान हैं या दूसरे हमारे व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, अगर प्रोटीन की डाइट का वो ज़्यादा इसमें यूज़ करेंगे तो कोरोना उससे दूर भागेगा। तो इसमें लगाने का थोड़ा सा मैं बता दूं कि 1 बीघे में लगभग 8 से 10 किलो जो है इसमें 12-32-16 खाद का इस्तेमाल होता है और साथ में लगभग 20 क्विंटल 1 बीघे में इसमें गोबर की खाद का जो अच्छी तरह से बरसात के मौसम में प्रदेश भर में पौधे रोपे जाते हैं। इनमें औषधीय बूटों के अलावा फलदार पौधे रोपे जाते हैं। इस बार बिलासपुर में इसे लेकर खास तैयारियां हैं। वनवृत्त बिलासपुर में इस बार बरसाती मौसम में वन भूमि पर 3,50,000 पौधे रोपे जाएंगे। इसके तहत 311 हेक्टेयर एरिया में औषधीय व फलदार सहित अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से 193 हेक्टेयर एरिया बिलासपुर और 118 हेक्टेयर एरिया कुनिहार डिवीजन के तहत कवर किया जाएगा। जुलाई माह के पहले पखवाड़े में पौधारोपण कार्यक्रम शुरू होगा। अहम बात यह है कि वनों में 50% मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे। पौधारोपण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। वनवृत्त बिलासपुर में मुख्य अरण्यपाल DR कौशल ने बताया कि वन भूमि पर पौधारोपण कार्यक्रम योजनाबद्ध ढंग से चलाया जाएगा। दोनों डिवीजन में कुल 26 पौधशालाएं स्थापित हैं, जिनमें से 14 नर्सरियां बिलासपुर और 12 कुनिहार डिवीजन में शामिल है। वन विभाग जो है वो पौधरोपण पूरे एक पब्लिक मास मूवमेंट के तौर पर करता है और इस साल भी वन विभाग के द्वारा पौधरोपण के लिए भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं। हमारी पूरे वनवृत्त में 26 पौधशालाएँ हैं, उसमें 14 बिलासपुर में और 12 जो है कुनिहार में है और इसमें हमने लगभग 12.5 लाख पौधे जो हैं तैयार कर लिए हैं। और इस बार 193 हेक्टेयर बिलासपुर में और 118 हेक्टेयर कुनिहार, यानी लगभग 311 हेक्टेयर वन भूमि में हम जो पौधरोपण करने जा रहे हैं। और जैसे ही हमारा मानसून स्टार्ट होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक से जो फर्स्ट शावर होगा, हमारा इस पौधरोपण अभियान का जो है शुभारम्भ हो जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पिछली बार भी
हमने काफ़ी लोगों को जोड़ा था। हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी मास मूवमेंट्स में, और ऑनलाइन भी खुद मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया था। तो पूरे वन वृत्त में जैसे ही पहली बारिश होगी हम जो पौधरोपण जो है फील्ड में शुरू कर देंगे। इसमें एडवांस वर्क्स, हमारा जो मटेरियल आना था, चाहे वो तारबंदी हो, चाहे वो पौधरोपण का मटेरियल प्लांटेशंस हो, ये सारा प्रबंध करके ये 1 जुलाई के आसपास हमारे उन क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। हमने क्षेत्र चिन्हित कर लिए हैं, कहाँ क्या करना है। एपीओ हमारा बन चुका है, अप्रूव हो चुका है। और अब चलते चलते सराज घाटी में ओलों से सेब, गेहूं, राजमा, पलम को भारी नुकसान। लगातार 1 घंटे चली तबाही की बारिश। पौंटा शिमला समेत फिर से नए कृषि कानूनों का विरोध। किसानों ने जगह जगह सौंपे ज्ञापन। कांगड़ा में पौंग झील किनारे दूसरे राज्य के गुर्जरों ने जमाया डेरा। लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष। दून के किसान औने पौने दामों पर सब्जी बेचने को मजबूर। बद्दी में 8 रुपए किलो बिक रही गोभी। आज के अपनी माटी कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।